गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं जो हमारा अप्लाइड जियोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या है? यानी रेशम कीट पालन। जो रेशम होता है, जो सिल्क होता है, उसको एक इंसेक्ट, एक कीट से प्राप्त किया जाता है जिसे हम रेशम का कीट या फिर जिसको हम मोथ कह सकते हैं। मोथ होता है बटरफ्लाई से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वैसा एक इंसेक्ट हो जो कि विभिन्न प्रकार के जो पेड़ पौधे हैं उनके ऊपर अपना जीवन यापन करता है। उस आधार पे सिल्क की भी वैरायटी होती है। जैसे यदि कोई मलबेरी सिल्क होता है, यानी सहतूत की पत्तियों पे जो सिल्क का पालन किया जाता है, उसकी कल्टीवेशन की जाती है, देखभाल वेयरिंग की जाती है, ऐसा सिल्क मलबेरी सिल्क कहता है। मलबेरी का मतलब, क्योंकि जो सहतूत है उसका बॉटनिकल नेम होता है मोरस एल्बा, तो उस आधार पे मोरस उसकी जो जीनस है, ऐसे सिल्क को मलबेरी सिल्क कहते हैं। इसी प्रकार जैसे टसर सिल्क होता है, एरी सिल्क होता है, मूंगा सिल्क होता है, वो डिफरेंट टाइप के सिल्क है, वो अलग अलग प्रकार के कीटों से प्राप्त किए जाते हैं। तो आज हम इसकी लाइफ साइकिल कैसे होती है और सिल्क का प्रोडक्शन वैज्ञानिक विधि से कैसे किया जाता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सिस्टेमेटिक पोजीशन देखें कि ये आर्थ्रोपोडा संघ का सदस्य है, इंसेक्टा में आता है। फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर लेपिडोप्टेरा है, फैमिली बॉम्बेसिटी, बॉम्बिक्स मोराई है, उसकी जो फैमिली है वो बॉम्बेसिटी है। जीनस बॉम्बिक्स, स्पीसीज मोराई। जो मलबेरी सिल्क है अभी जो मैं बता रहा हूँ, यानी सहतूत की पत्तियों पे, सहतूत के पेड़ पे उसकी पत्तियों के द्वारा जो रियरिंग की जाती है, जो कल्चर किया जाता है इस सिल्क का, इस कीट का, वो मलबेरी सिल्क कहलाता है। तो बॉम्बिक्स मोराई की जाती है। एक दूसरी फैमिली बताई मैंने सैटर्निडी। तो सैटर्निडी में अलग अलग प्रकार की क्या है, 4 प्रकार के डिफरेंट ये हैं स्पीसीज हैं, जिसमें एंथीरिया जीनस की 4 स्पीसीज हैं और 2 स्पीसीज हैं एटेकस जीनस की। एंथीरिया पिया है, उसको हम बोलते हैं टसर सिल्क मोथ, उससे जो सिल्क बनता है वो है टसर सिल्क मोथ, जो कि एक जंगली प्रजाति है, वाइल्ड स्पीसीज है, और उसका जो कोकून होता है वो मुर्गी के अंडे जितना बड़ा हो सकता है। और ये होस्ट प्लांट होता है इसका, जैसे सागर है, गुलर है, बेर है, और जंगल में ये मिलती है। दूसरा है एंथेरिया असामेंसिस। आसाम का जो जंगल है, फॉरेस्ट है अपने इंडिया में, वहाँ जो स्पीसीज है उसका नाम है एंथेरिया असामेंसिस। इससे जो सिल्क मिलता है वो मूंगा सिल्क होता है, और ये मूंगा सिल्क मोथ से प्राप्त होता है। दालचीनी का जो पौधा होता है उसकी पत्तियों पे ये रियर किया जाता है। तीसरा है एंथेरिया पेरिनी। एंथेरिया पेरिनी, इसको हम बोलते हैं ओक सिल्क मोथ। ये भी एक प्रकार की वाइल्ड स्पीसीज है जो कि जापान और चाइना में मिलती है। ओक के जो पेड़ होते हैं उनके ऊपर ये इसकी रियरिंग की जाती है। चौथा है एंथेरिया रॉयली। नाम से ही पता लग रहा है एंथेरिया जीनस की रॉयली स्पीसीज है। रॉयली का मतलब रॉयल है, शाही, अच्छी क्वालिटी का जो सिल्क है, रेशम है, वो इस स्पीसीज से मिलता है। और ये हिमालयन जो तलहटी हिमालयन पहाड़ है वहां पे इसकी रियरिंग की जाती है। 2 स्पीसीज हैं, अटेकस एल्टस और अटेकस रेचिनी। रेचिनी जो है वो एरी सिल्क मोथ से बनता है, और एरी का मतलब होता है कैस्टर, अरंड की जो पत्तियां होती हैं उनके ऊपर यदि हम रियरिंग की जाए, जो कि अटेकस रेचिनी नामक जो सिल्क मोथ की स्पीसीज है उसके द्वारा इसका प्रोडक्शन किया जाता है। ये सामान्यतः अपने राजस्थान में भी कैस्टर जो है एरी सिल्क मोथ है, बिहार है, कर्नाटक है, वहां पे भी किया जाता है। तो देखिए ये एक प्रकार का इंसेक्ट है जो कि लेपिडोप्टेरा उसमें आता है, ऑर्डर में आता है, और इसकी 2 मैंने बताया फैमिली है, बॉम्बेसिटी और सैटर्निडी। तो अब क्या है कि इसकी लाइफ साइकिल को देखें तो सामान्य रूप से नर और मादा अडल्ट होते हैं, और ये लगभग ज़्यादा बड़े नहीं होते, 1 से 2 सेंटीमीटर जितने होते हैं। नर की जो लंबाई है वो 1.2 से 1.4 सेंटीमीटर, मादा थोड़ी बड़ी होती है, 1.4 से 1.8 सेंटीमीटर। ये नर और मादा है। बॉडी है डिवाइडेड होती है हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, यानी सिर, वक्ष और उदर। ये सिर वाला भाग है, ज़्यादा डिस्टिंक्ट नहीं होता। इसमें माउथ पार्ट, इसमें कंपाउंड आई होती है, एंटीना होता है, मैंडिबल होते हैं। ये थोरैक्स हो गया, फिर नीचे एब्डोमेन होता है।
एब्डोमेन में मेल के अंदर 8 एब्डोमेन खंड होते हैं, इसमें फीमेल में 7 होते हैं, फिर ये विंग लगे हुए होते हैं, यानी ये थोड़ी फ्लाइट ले सकता है, ज़्यादा नहीं होता, थोड़ी फ्लाइट ले सकता है। तो यंग मेल और फीमेल हैं वो आपस में मैटिंग करते हैं, उसके बाद में फीमेल है वो अंडे देती है। अंडे जो होते हैं सफ़ेद रंग के होते हैं और इन्हें हम बीज भी कहते हैं। यदि हम कमर्शियली इनका प्रोडक्शन करना चाहें तो इनको हम साफ करके फॉर्मेलिन से और उनको 4 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीजर में रख सकते हैं और इनको आगे इनको काम में लिया जा सकता है, इसलिए हम इनको सीड भी कहते हैं। अंडों का जो प्रबंधन है उसको हम ग्रेनेज मैनेजमेंट कहते हैं, क्योंकि ये दाने जैसे होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं अंडे, और इन अंडों का जो मैनेजमेंट है वो भी एक बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि यदि अंडे सही होंगे तो उससे अच्छा लार्वा निकलेगा और उससे फिर जो है हम रेशम की प्राप्ति कर सकते हैं। तो होता क्या है, नर और मादा निषेचन की क्रिया करते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, अंडे फीमेल द्वारा दिए जाते हैं, यानी मैथुन हुआ, उसके बाद में फीमेल द्वारा अंडे दिए जाते हैं। सामान्यतः फीमेल जो है वो जो मलबेरी प्लांट है, यानी जो सहतूत है, उस सहतूत के जो पत्तियां हैं, उन पत्तियों की निचली सतह पे ये अपने अंडे दे देती हैं। एक साथ लगभग 400-500 अंडे दिए जाते हैं और फिर उन अंडों को एक जेली लाइक स्ट्रक्चर से इकट्ठा करके उस पर पत्ती की निचली सतह से चिपकाए रखा जाता है ताकि वो नीचे नहीं गिरे ओब्वियसली। तो इस प्रकार ये गुच्छे में अंडे दिए जाते हैं और ये इन अंडों से कुछ समय बाद में, ठीक है। तो अंडे 2 प्रकार के होते हैं, हम इनको कह सकते हैं कि कुछ अंडे होते हैं वो डाइपोज अंडे कहलाते हैं, कुछ अंडे हैं नॉन डाइपोज। डाइपोज का मतलब है कि जैसे सर्दियों में अंडे दिए गए और फिर वो जाकर के अगली बसंत यानी अगली गर्मियों की शुरुआत में अंडों से लार्वा बाहर निकलते हैं, तब तक वो अंडे निष्क्रिय रहते हैं, ऐसे अंडे डाइपोज एग्स कहलाते हैं। और कुछ अंडे नॉन डाइपोज एग्स, यानी अंडे दिए उनके कुछ समय बाद में ही उनमें डेवलपमेंट शुरू हो गया और उनसे लार्वा है वो बाहर आ जाता है। तो अंडों से लार्वा बाहर आता है, हम इनकी केयरिंग भी कर सकते हैं। और ये जो लार्वा होता है ये कैटरपिलर लार्वा होता है। शुरुआत में जैसे अंडे से लार्वा बाहर आता है वो बहुत छोटा होता है, 6 मिलीमीटर लंबा होता है। अब आप सोच सकते हो, यानी सेंटीमीटर नहीं है, मिलीमीटर। ये जो लार्वा होता है उसको हम कैटरपिलर लार्वा कहते हैं। अब ये लार्वा क्या होता है, धीरे धीरे सहतूत की जो पत्तियां हैं उनको धीरे धीरे खाना शुरू करता है, ठीक है। तो अंडे से लार्वल फॉर्म, पहली जो लार्वा होती है वो आती है और लगभग 4-5 दिन बाद में इस लार्वा में क्या होता है, मोल्टिंग शुरू हो जाती है, जिसको हम निर्मोचन कहते हैं। यानी मेटामॉर्फोसिस की क्रिया शुरू होती है तो इसमें मोल्टिंग शुरू होती है, निर्मोचन होता है, ये अपना आकार बढ़ाता है धीरे धीरे। हर 4-5 दिन बाद में मोल्टिंग शुरू होता है। इसमें इसकी बॉडी में हेड है, थोरैक्स है और एब्डोमेन है, इसके खंड बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा करके इसमें 4 बार निर्मोचन की क्रिया होती है, यानी मोल्टिंग जो होता है वो 4 बार होता है। लगभग 20 से लेकर 25 दिनों में निर्मोचन कंप्लीट हो जाता है और एक पूर्ण ये इस प्रकार से काफी जो है बड़ा जो है वो लार्वा है वो तैयार हो जाता है। पूर्ण विकसित लार्वा लगभग होता है, इसको हम कह सकते हैं 5 से 6 सेंटीमीटर तक भी लंबा हो सकता है। और तो ये काफी बड़ा लार्वा है जिसकी बॉडी में सिर है, वक्ष है और उदर है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन होता है। थोरैक्स के नीचे थोरैक्सिक लेग्स होते हैं और एब्डोमेन के नीचे भी एब्डोमिनल लेग होते हैं, लेकिन ये सूडो लेग कहलाते हैं ना, जो कि और इसकी हर जो एब्डोमेन है वो खंडों में बटा होता है। लगभग 13 खंड होते हैं एब्डोमेन में और उसमें निचली सतह पे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें स्पाइरेकल्स कहते हैं। और इसकी पूरी बॉडी ब्राउन कलर की होती है और उसके ऊपर हेयर लगे हुए होते हैं, काइटिन से बने हुए हेयर होते हैं। तो ये पूरी बॉडी है वो ऐसा लगता है कि एक कीड़ा है जो कि ब्राउनिश है और उसके ऊपर बाल लगे हुए हैं, तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। अब इसमें ये मेल और फीमेल इसमें पहचानी जा सकती है। लार्वा अवस्था में भी जो मेल होता है उसके 8वें और 9वें खंड के मध्य एक बड निकली होती है, एक कलिका जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसको हम हैरोल्ड इमेजिनल बड कहते हैं। और फीमेल में एक दूसरी बड 8वें और 9वें खंड के मध्य होती है जिसको हम इसी वाटा इमेजिनल बड कहते हैं। मतलब 2 प्रकार की कलिका जैसी स्ट्रक्चर उसके 8वें 9वें खंड के मध्य होती है। तो अलग अलग प्रकार की वो जो बड होती है उसकी स्ट्रक्चर अलग अलग होती है। एक का नाम है इसिकावा, एक का नाम है जो है हैरोल्ड इमेजिनल बड। देखिए चाइना और जापान के अंदर ही इसकी सबसे पहले सिल्क की खोज की गई थी, तो इसीलिए जो नोमेनक्लेचर है
वो नाम भी जापानी नामों से संबंधित है, जैसे इशिकावा नाम है। ओके, इशिवाटा ओरिजिनल बर्ड से। फिर इसके बाद में क्या होता है कि ये जो आपका लार्वा है कैटरपिलर, ये धीरे धीरे पत्तियां खाना बंद कर देता है। 20 से 25 दिन बाद में ये पत्तियां खाना बंद कर देता है और इसके मुंह के अंदर जो लार ग्रंथियां होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड होती हैं, वो सलाइवरी ग्लैंड एक प्रकार का लार है वो इकट्ठा करना शुरू कर देती है, सलाइवा। और इसके एक अंदर पाइप होता है जिसको बोलते हैं स्पिन रेट, उससे पतले धागे जैसे स्ट्रक्चर वो बाहर निकालती है और फिर ये अपनी गर्दन को घुमा करके और चारों ओर कोकून का निर्माण करता है और इस प्रकार से एक अंडाकार संरचना बना लेता है। यानी अपने चारों ओर ये वो जो लार निकलती है उससे जो धागे जैसी स्ट्रक्चर निकलती है उसको चारों ओर से अपने आप को कवर कर लेता है। कवर करने के बाद में ये निष्क्रिय हो जाता है, उस कोकून में पड़ा रहता है। ये जो कोकून है यही रेशम का मेन स्रोत होता है। फिर जब इसमें इसका लार्वा से ये प्यूपा बनता है, उस प्यूपा अवस्था को क्राइसेलिस कहते हैं और फिर इस क्राइसेलिस से जब ये अडल्ट बनता है तो फिर ये क्या बोलते हैं एक एल्कलाइन एंजाइम सिक्रीट करता है अपने लार से। वो इस जो कोकून का जो आवरण है, जो प्रोटीन का बना हुआ है, जिसके चारों तरफ धागे जैसे स्ट्रक्चर है, उसको गला देता है। गलने से उसमें छेद हो जाता है और उसमें से अडल्ट जो है नर या मादा जो भी है वो बाहर निकल के और फ्री हो जाते हैं, वातावरण में चले जाते हैं, दोबारा से पुनः वो मेटिंग करते हैं, दोबारा अंडे देते हैं। तो ये इस प्रकार से लाइफ साइकिल है। तो अब जो इसका वैज्ञानिक विधि से हम कह रहे हैं कि इसको हम लार्ज स्केल पे इसका प्रोडक्शन करते हैं, उसमें सबसे बड़ी बात है कि इसके अंडों का ग्रेनेज सिस्टम, रियरिंग करना। तो अंडों को कलेक्ट किया जाता है, उनको फॉर्मलिन के पानी में धोया जाता है, फिर उनको लिक्विड जो है लो टेम्परेचर पे जो केमिकल है उनसे ट्रीट किया जाता है, फिर फ्रीजर में रख सकते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पे, ताकि ये खराब नहीं होते हैं। जैसे उनका डाइपोज एग्स होते हैं और ऑप्टिमम टेम्परेचर पे लाके इनको वापस सक्रिय करके इनसे लार्वा की प्राप्ति की जा सकती है। इसके बाद में जो जिस होस्ट प्लांट का वो जो ये कीट है, इंसेक्ट है, उस होस्ट प्लांट की पत्तियों को काट करके नाइफ से और छोटी छोटी ट्रे रखते हैं, फीडिंग ट्रे जिनको कह सकते हैं, उनमें जो लार्वा निकलते हैं लार्वाओं को रखते हैं। लार्वा धीरे धीरे खाकर के पत्तियों को और अपना आकार बढ़ाते रहते हैं, तो निर्मोचन होता रहता है। उनको फिर अलग अलग ट्रे में हम छांटते चले जाते हैं, बांटते हुए चले जाते हैं। ऐसे कमरे के अंदर जिसके अंदर हवा है, नमी है, उचित प्रकाश है, ये सारी व्यवस्थाएं हमें रखनी है और वहां से लार्वा को इकट्ठा करता रहना है, अलग अलग करना है। फिर जब लार्वा कोकून में बदलना शुरू होते हैं तो जो कोकून जो बन जाता है उन कोकून को अलग निकाल लेते हैं कोकून ट्रे के अंदर। अब कोकून जो होता है उससे हमें रेशम प्राप्त करना है। तो कोकून जब निकल जाता है, कोकून के छोटे छोटे इस प्रकार से स्ट्रक्चर होती हैं, गोलाकार अंडे, छोटे अंडे जैसी, उन सभी को बाहर निकाल के और फिर उनसे हम रेशम प्राप्त करते हैं। कैसे करते हैं उसकी 2-3 मेथड है। जैसे पहला जो है कोकून से, उसको हम बोलते हैं सबसे पहला होगा कूनेज, यानी कोकून को अलग रखना, उसको स्टोर करना ताकि वो खराब नहीं हो, वो है कूनेज। उसके बाद में आता है स्टिफलिंग। स्टिफलिंग का मतलब है कोकून के अंदर जो लार्वा है उस लार्वा को किल करना, मारना। तो कैसे किया जाता है? 2 तरीके से किया जाता है। एक तो गर्म पानी में उस कोकून को डाल दें, उबलते पानी में, ताकि वो अंदर के अंदर मर जाए, या एक भाप की विधि है, हाई जो ये हॉट वेपर है उससे उसकी स्टिफलिंग की जाती है। इस मेथड को बोलते हैं स्टिफलिंग, STIFFLING, स्टिफलिंग, यानी गर्म पानी से उसको क्या करना है? किल करना है, मारना है। तो ये हो गया हॉट वाटर ट्रीटमेंट, स्टिफलिंग। इसके बाद में जब गर्म पानी से करेंगे तो जो रेशम का जो धागा उसके चारों तरफ कोकून में है, उसकी जो चिपचिपा पदार्थ है जिसको हम सीरेसिन कहते हैं, वो अलग हो जाएगा और उस धागे से जो रेशम प्राप्त होता है उसको कच्चा रेशम कहते हैं और उसे रील्ड सिल्क कहते हैं। इस क्रिया को बोलते हैं रीलिंग, यानी यहाँ से धागे को अलग करने की शुरुआत होती है और इससे जो रॉ या कच्चा सिल्क प्राप्त होता है उसको रील्ड सिल्क कहते हैं। इसके बाद में 3 से 4 धागों को मशीन पे रख करके, जो जैसे सूत काटने की मशीन होती है वैसे ही स्पिनिंग मशीन होती है, उसमें रख करके उससे सिल्क प्राप्त किया जाता है, जिसे स्पिनिंग कहते हैं। उससे जो रेशम प्राप्त होता है वो सिल्क फाइबर कहते हैं। उस फाइबर को हम बोलते हैं सिल्क फाइबर।
वो अच्छी अच्छी क्वालिटी का होता है। उसके बाद में सिल्क की गांठें बनाई जाती हैं, फिर उसको गांठों से फिर आगे कपड़ा बनने की प्रक्रिया आगे संपन्न होती है। यदि कोई कोकून है वो डैमेज हो चुका है, यानी उसमें से लार्वा से प्यूपा बन गया है, उसने अपने एंजाइम स्रावित कर दिए हैं और उसकी जो कवरिंग है वो डैमेज हो गई, उससे बाहर निकल गया, ऐसे कोकून को हम डैमेज कोकून कहते हैं। और डैमेज कोकून से जो सिल्क प्राप्त होता है, चूंकि वो लंबा नहीं होगा, वो स्पन सिल्क कहलाता है, क्योंकि एक कोकून से लगभग 1500 मीटर लंबा सिंगल धागा मिलता है। अब आप सोच सकते हैं 1500 मीटर बहुत लंबा होता है, और उस धागे से ही हमें आगे उससे जो है क्या कहते हैं कपड़ा बनाना है। लेकिन यदि वो बीच में डैमेज हो गया तो उससे छोटे छोटे धागे निकलते हैं, उसको हम स्पन सिल्क कहते हैं, SPUN स्पन सिल्क। वो थोड़ा डैमेज अच्छी क्वालिटी का नहीं माना जाता। इस प्रकार से ये जो क्रिया है ये कहलाती है सेरीकल्चर। इसमें क्या होता है, कुछ जो सिल्क है उस सिल्क मोथ जो है इंसेक्ट है, वहाँ उसको कुछ डिजीज भी हो जाती हैं, कुछ रोग भी होते हैं, उनसे भी उसको बचाना जरूरी है। मैंने जैसे भी बताया हाई जो टेम्परेचर है वो लगभग 25 से 30 डिग्री ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, नमी होनी चाहिए ऑप्टिमम, और सूर्य का प्रकाश आना चाहिए, हवादार कमरे होने चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ डिजीज हो जाती हैं, जैसे मैं नाम बताना चाहूँगा यहाँ पे। एक है मस्कार्डिन डिजीज। ये मस्कार्डिन डिजीज एक फंजाई होती है, एक कवक होती है, बोट्राइटिस बेसियाना। बोट्राइटिस बेसियाना इस फंगस के कारण जो सिल्क का जो मोथ है वो डैमेज हो जाता है, मर जाता है। और उसके दूसरी डिजीज है पेब्रिन। पेब्रिन प्रोटोजोआ से होती है, नोजीमा बोम्बिक्स नामक प्रोटोजोआ है। इसके कारण जो लार्वा है उस लार्वा की डेथ हो जाती है, यानी लार्वा है वो कोकून में कन्वर्ट नहीं हो पाता। तीसरी जैसे है ग्रेसेरी। ग्रेसेरी GRASSERI। ग्रेसेरी एक वायरस के कारण होती है, और ये वायरस क्या होता है, लार्वा की जो स्टेज होती है, जो तीसरी स्टेज होती है, उसको चौथी स्टेज में नहीं परिवर्तित होने नहीं देता, मार देता है पहले ही। तो ये ग्रेसेरी है। एक है फ्लेचेरी डिजीज, ये बैक्टीरिया होता है कोलेरा के कारण, ये भी लार्वा को इफेक्ट करता है। तो इस प्रकार से मस्कार्डिन, पेब्रिन, ग्रेसेरी, फ्लेचेरी डिफरेंट प्रकार की ये बैक्टीरियल, प्रोटोजोवन और वायरल और फंगस डिजीज हैं, जो कि इन सिल्क मोथ में होती रहती हैं। इनका उपचार होता है, विभिन्न प्रकार की जो ड्रग्स हैं या फिर जो केमिकल उनसे इनको साफ सफाई करके दूर किया जा सकता है। इंडिया के अंदर इस वक्त 4 रिसर्च स्टेशन हैं जो कि सिल्क का वैज्ञानिक विधि से प्रोडक्शन करने में हेल्प कर रहे हैं। सबसे पहला जो स्टेशन है वो है सेंट्रल सेरीकल्चर रिसर्च स्टेशन है बहरामपुर, वेस्ट बंगाल में। जो पश्चिम बंगाल है बहरामपुर, वहाँ पे है सेंट्रल सेरीकल्चर इंस्टीट्यूट। इसके अलावा कर्नाटका मैसूर में है सेरीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके अलावा जो रांची है झारखंड की राजधानी, वहाँ पे टसक सिल्क मोथ जो है उसका रिसर्च स्टेशन है। और इसके अलावा जो एरी और मूंगा सिल्क है उसका रिसर्च स्टेशन गुवाहाटी आसाम के अंदर है। इंडिया में जो बांसवाड़ा डूंगरपुर है जहाँ नमी ज़्यादा है, बारिश भी होती है, वहाँ पे भी कुछ हद तक सिल्क का प्रोडक्शन, एरी सिल्क जिसको कहते हैं, अरंड की पत्तियों के ऊपर टेस्टर वहाँ पे किया जा रहा है। तो ये एक जो सिल्क है ये प्रकार की प्रोटीन है, और प्रोटीन का धागा है जो कि लार्वा के मुंह से निकलता है, उसकी लार्वाग्रंथियों से निकलता है। तो इससे जो कपड़ा है वो बनता है, आपको पता है बहुत महंगा होता है। ढाका की जो मलमल है वो सिल्क की मलमल कहलाई थी, जो वेस्ट बंगाल में थी। तो भारत में प्राचीन काल से ही सिल्क का निर्माण होता आ रहा है। हालांकि जो इसकी खोज है वो एक जो चाइनीज है उस एक महारानी की लोटजुक, उसने इसकी खोज की थी। ये था आज का हमारा सेरीकल्चर, इसको हम रेशम कीट पालन के अंदर कहते हैं। तो आपको ये जो डायग्राम इसकी लाइफ साइकिल है इसको फोकस करना है, इसको देखना है अच्छी तरह से, और एग्जाम में ये बनाना है। और इसकी जो विभिन्न स्पीसीज हैं जो अलग अलग प्रकार के होस्ट प्लांट पे रियर की जाती हैं, वहाँ पे वो अपना कल्चर करती हैं, अपने आप को ग्रो करती हैं, वो इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।